सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, आज हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा डिस्कशन का वही रहेगा। बेसिक इंट्रोडक्शन आप पहले लिखेंगे इस तरीके से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देन सेलिएंट फीचर्स आप लिखेंगे, देन कंक्लूजन लिखेंगे। और आप जब कंक्लूड करेंगे तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, इसे करंट अफेयर से जोड़ना है आपको। तो रिसेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग रेलेवेंट बनाया गया है, और हम इसे रेलेवेंट कैसे बनाते हैं, टाइम टू टाइम जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं या अमेंडमेंट्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस आधार पर हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट नीड्स के अकॉर्डिंग हम इसे रेलेवेंट बनाते हैं। जैसे हाल ही में सबसे रिसेंट जो अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया वो था 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। ये रिलेटेड था कि स्टेट अब जो है, जो राज्य हैं, वो स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी मेंटेन कर सकते हैं। ये राज्यों को पावर दी गई कि जो राज्य हैं वो अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर से एंड करेंगे और इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट किया गया, कब इन्फोर्स किया गया, और किस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसके प्रोविजंस तैयार किए। और तो इस तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है उसको करंट अफेयर से ऐड करते हुए लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग में देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो ये कंक्लूजन का पार्ट वो मिस कर देंगे। और अगर आप कंक्लूजन को, जो ये आंसर की एंडिंग है, उसे करंट अफेयर के साथ ऐड करके नहीं करेंगे तो शायद आपको 1-2 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो ना मिले। ओके, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आपको हर एक अपॉर्चुनिटी खोजना है जहाँ पर भी आप टॉपिक को या मैटर को करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो। गेटिंग इट? तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं डिटेल में डिस्कस करूं इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप इस चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में, जिससे कि इस चैनल की ग्रो करने पे हेल्प होगी। एंड इस वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का एक फीचर्स मिल जाएगा। अगर आपको चैनल ग्रो करने पे और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। एंड यस, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो डिस्कस करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये फ्लो चार्ट है। इसके आधार पर आप ना क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिससे कि रिवीजन करने पे हेल्प मिलेगी। तो शॉर्ट नोट्स आपको इसी तरीके बनाने होते हैं, जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की मल्टीपल सोर्सेज से हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड को कंसीडर किया है। ये लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। देन ब्लेंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। तो अभी हम ये डिटेल में कंसेप्ट को समझेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, रिजिडिटी का क्या मतलब है। देन फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल supremacy, then integrated and independent judiciary, fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policy, secular state, single citizenship, universal adult franchise, independent बॉडीज़, देन 3-tier गवर्नमेंट। सो ये कुछ मेजर सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, अब वन बाय वन हम इन पर ही डिस्कशन करेंगे। सो जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, जिसमें सारे प्रोविजंस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो यहाँ पर मेंशन होंगे। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बट दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्ट, या यू कैन से दैट द ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, जो सदियों से ओवर अ सेंचुरी हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 2 मेजर पार्ट होते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर से लेंथीएस्ट है। अब ये लेंथीएस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव,
एंड इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमने सेंटर के साथ साथ स्टेट के प्रोविज़न को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इतना लेंदी हो पाया, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, राइट। इतनी जो इंडिया है उसकी इंडिया एज अ कंट्री एक वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, जो क्या करता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी बनाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड इलेबोरेट डॉक्यूमेंट बनाता है। सो ये हो गया आपका लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फीचर आपको समझ में आया। एग्जाम्पल्स हमने यूएसए का भी दे दिया, यूके का भी दे दिया, और इंडिया तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके बाद से सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से हमने अडॉप्ट किए हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स या प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके बाद यूके से हमने लिया है, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमने यूएसए से बहुत सारे फीचर्स लिए हैं, जैसे फेडरल सिस्टम हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रसिया से लिए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे इवन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मल्टीपल सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद से आप नेक्स्ट देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये बेसिकली किस चीज़ को सपोर्ट करता है, टू मेंटेन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम कहाँ से इंश्योर कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी इस कंसेप्ट से पूछा गया है, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जहाँ पर इक्वल राइट टू वोट फॉर ईच वुमेन एंड मेन को देने की बात की गई है, एक सर्टेन एज, दैट इज एज ऑफ 18 ईयर्स। क्या मुझे कमेंट करके आप में से कोई बता सकता है कि जो राइट टू वोट है इसकी एज में चेंजेस किए गए थे? इसके पहले ये एज था 21 ईयर्स। आप मुझे बता सकते हो कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया गया है? कमेंट में बिलो ये कि किस ईयर में और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, दूसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। सो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है इसमें, तो यहाँ पर हम उसे क्लैरिटी जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉमन जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है यूनियन एंड स्टेट के लिए। जैसे अपेक्स कोर्ट आपकी क्या हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट, इसके अंडर सुपरविज़न में काम कर रहे हैं आपके हाई कोर्ट्स। देन इसके अंडर पे काम कर रहे हैं जो अदर कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, वो ये एक हायरार्की मेंटेन है। मतलब अगर आपके हाई कोर्ट का कोई केस है उसके खिलाफ फिर से करना है तो आप कहाँ पर अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मतलब यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं है कि स्टेट के लिए अलग जुडिशियल सिस्टम है, यूनियन जो फेडरेशन है उसके लिए अलग सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का आप कह सकते हैं जैसे कि जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है इससे जुडिशरी को सेपरेट किया गया है। ये बेस्ड है सेपरेशन ऑफ द पावर पर, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के अपने अपने जुरिडिक्शंस हैं, अपने अपने जो एरियाज ऑफ वर्किंग पावर एंड फंक्शन है वो हैं, वो एक दूसरे के फंक्शनिंग के पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। दिस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया हुआ है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से। यहाँ पर भी एक आर्टिकल आप मेंशन कर सकते हो, आर्टिकल 50, जहाँ पर हमने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया है, ये मेंशन कर सकते हैं। देन 3 टियर गवर्नमेंट। तो 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल हैं। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, जो आपके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए। 73rd पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन 74th जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उसके लिए है। तो ये 3rd टियर है।
ओरिजिनली हमने डुअल पॉलिटी का कंसेप्ट लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। दो कि हमने आर्टिकल 40 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, लेकिन हमने एज जो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से दिया है। तो अब ये 3 टियर हो गया। इसके पहले क्या था, टू टियर था, ये डुअल पॉलिटी थी। यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर ये फुलफिल करता है ड्रीम ऑफ गांधी जी, जो सेल्फ फंक्शनिंग ऑफ द विलेज इन इंडिया देखना चाह रहे थे। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं 3 टियर। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बांटते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर क्या है। अगर ये अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो टफ है तो हम कहेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर फ्लेक्सिबल है अमेंडमेंट प्रोसीजर कि हाँ बहुत आसानी से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप इसे कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रखा जाता है, जबकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने दोनों का ब्लेंड किया है। स्पेशल इलस्ट्रेशन है कि कैसे रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को एडजस्ट कर रही हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करने के लिए आपको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है, हो सकता है आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़े, या 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ ही जो आपके हाफ स्टेट हैं उनसे रैटिफिकेशन भी लेना पड़े। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बहुत ही सिंपल मेजॉरिटी के साथ में चेंज किया जा सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर है। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ब्लेंड देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आ गया कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी किस बेसिस पे हम कह रहे हैं। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इस पर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो अगर आपको ये समझना है कि फेडरल सिस्टम के साथ साथ यूनिटरी बायस कैसे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि हमने अमेरिका की तरीके से अमेरिका के जैसा मतलब एक कंप्लीट या प्योर मॉडल ऑफ फेडरल सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डरनी सिचुएशन से इंडिया डील कर सके। गेटिंग इट? तो इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर तो है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे? जो डिवीज़न ऑफ द पावर है यूनियन एंड स्टेट के बीच में। ओके, स्टेट का अपने पास सब्जेक्ट लिस्ट है, राइट, स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यूनियंस के पास अपने कुछ पावर है, यूनियन लिस्ट है। तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर है यूनियन एंड सेंटर के बीच में, हम इसे फेडरल सिस्टम कह रहे हैं। बट यूनिटरी बायसेस भी है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, राइट, जहाँ पर आपको यूनियन के पास ज़्यादा पावर है। फॉर एग्जांपल जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, राइट, जो कुछ जो ना तो स्टेट लिस्ट में आ रही हैं ना यूनियन लिस्ट में आ रही हैं, ऐसी पावर किसको दी गई? यूनियन लिस्ट पे। देन कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर दोनों ही सेंटर और यूनियन दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट पे दोनों लॉ बना रहे हैं तो यूनियन के लॉ प्रिवेल करेंगे, ओके, डोमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, या या प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, तो यहाँ पर यूनियन के पास काफ़ी पावर हो जाती है। देन केसी वियर का अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप ऐड कर दें कि उन्होंने कहा है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, और इसको एक टर्म देते हैं, कहते हैं क्वासी फेडरल, ना ही पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी इन नेचर है। ओके, सो अभी आपने शायद यूनिटरी का मैंने कंसेप्ट नहीं बताया कि यहाँ पर क्या है। यूनिटरी का मतलब है कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड है यूनियन के पास में, और यूनियन चाहे तो स्टेट को पावर डेलीगेट करता है, मतलब कुछ पावर दे देता है लॉ बनाने के लिए। बट फेडरल में क्या है, यहाँ पे प्रॉपर डिवीज़न ऑफ द पावर होता है। तो अभी ये दोनों सिस्टम आपको पता होने चाहिए। देन इंडियन सेकुलरिज्म, सो सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न मॉडल है आपका, वहाँ पर बात की जाती है स्टेट एंड रिलीजन में कंप्लीट सेपरेशन की, कि जो रिलीजन है दिस इज़ द डोमेन ऑफ मतलब इंडिविजुअल्स पर्सनल डोमेन, और इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है।
बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पॉजिटिव नोशन ऑफ द सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है, इसे आप इंडियन वर्जन भी कह सकते हो, क्योंकि ये सुइटेबल था इंडियन कंटेक्स्ट में या इंडियन पर्सपेक्टिव पे, जहाँ पर हम कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट एंड स्टेटस ऑफ ऑल द रिलीजन। जितने भी रिलीजन हैं उनकी इक्वल रिस्पेक्ट एंड स्टेटस की बात करते हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म हो गया। देन सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। तो जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है ये यूके पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वहाँ की जो यूके की पार्लियामेंट है वो सवरेन है। पार्लियामेंट जो भी रूल बना देगी वो फाइनल होगा, उस पर अब कोई चेंज नहीं कर सकता है। जबकि जो यूएसए है यहाँ पे जुडिशियल सुपरमेसी है। मतलब जुडिशियल सुपरमेसी, आपने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट सुना होगा, राइट, कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी उसे रिव्यू करती है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, इंडिया में क्या कोशिश की गई है कि दोनों को मिक्स करने की कोशिश की गई है, कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सवरेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, जुडिशियल सुपरमेसी है, एक तरीके से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू या बेसिक स्ट्रक्चरल जो एक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो किस केस के द्वारा इंडिया पे लाया गया? बेसिक डॉक्ट्राइन थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जिसके तहत जो इंडियन पार्लियामेंट है वो अगर कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी उसे सुपरवाइज करती है, रिव्यू करती है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और आप चाहें तो इसे मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि जो आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, वन क्या है, सेकंड क्या है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत ईजी है इस चीज़ को करना। मेरा मेन है बताना यहाँ पर कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करते हो, कि अगर फीचर्स आते हैं लिखने को तो आप क्या क्या चीज़ें उस पर लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, और आई होप सो कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं तो भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट मैंने डिफाइन नहीं किया है। सिंगल सिटीजनशिप जैसे कि इंडिया में हमने, चाहे वो स्टेट हो चाहे इंडिया हो, हमने एक ही सिटीजनशिप रखी है, दैट इज़ इंडिया। अमेरिका में इसके जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पर स्टेट की सिटीजनशिप अलग से होती है। देन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं सुपरविजन करने के लिए, और इस तरीके से आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का फ्लो चार्ट भी बना सकते हो अगर पॉसिबल हो तो, और आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन, देन सेलिएंट फीचर्स एंड द कंक्लूजन। और कंक्लूजन को हमेशा ध्यान रखना कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को तलाशना, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना जहाँ पर आप इसे करंट अफेयर से लिंक कर सकें। इससे क्या होगा, आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। एंड येस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो गाइज। ये आप लोग इतने व्यूज़ आते हैं, इतने लोग आप देखते हो, बट लाइक में हार्डली 4, 5, 6, 10 लोग करते हैं। तो गाइज़, अगर आप कंटेंट देख रहे हो और आपको वाकई बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और यार एक कमेंट कर दिया करो। सो मुझे लगेगा कि जो मैंने हार्डवर्क किया, मैंने जो एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने में, वो पे ऑफ कर दिया आपने। तो इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी देख लीजिए आप करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।